Hello friends, how are you? Hope all doing good. My name is Jitendra Kumar. Welcome you all to our YouTube channel Learn and Crack. In this class we will start the first chapter of biology class 9, that is fundamental unit of life. तो फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ में हम लोग आज डिस्कस करेंगे बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ सेल। ठीक है, तो हम लोग आज स्टार्ट करेंगे बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ सेल, मतलब उसमें बेसिक चीज़ें आज देखेंगे। ठीक है, पूरे डिटेल में हम लोग पढ़ना है हम लोगों को, तो हम लोग को पूरा बेसिक से उठाते चलना है। हम इस क्लास में सेल्स क्या होते हैं ये डिस्कस करेंगे, सेल किससे बना होता है ये डिस्कस करेंगे, ऑर्गेनिज्म कैसे बनता है, मतलब कोई भी ऑर्गेनिज्म किससे मिलकर बना होता है इसके बारे में डिस्कस करेंगे, और सेल का क्या इंपॉर्टेंट रोल है इन सभी के बारे में हम लोग इस क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं कि आप लोग के बुक में क्या दिया है, एनसीईआरटी की बुक में क्या दिया। आप लोग इसको अच्छा से अगर पढ़ ले, है ना, आप लोग इसे अच्छा से पढ़ ले तो आपको 11th में जाकर कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि इसी को 11th में जाकर थोड़ा सा डिटेल में पढ़ना होता है, थोड़ा सा डिटेल में। ठीक है, क्योंकि अभी अच्छे से पढ़ लोगे तो 11th में जाकर आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, और अगर यहाँ पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा तो आपको नीट का एग्ज़ाम देने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, तो नीट का एग्ज़ाम अभी होता क्या है अच्छे से नहीं जानते होगे, ये मेडिकल के पढ़ाई का होता है। जो एमबीबीएस के जो बच्चे एमबीबीएस करना चाहते हैं तो साइंस को अच्छा से पढ़ना होगा। ठीक है, तो अच्छे से फोकस रखेंगे और शुरू से आखिरी तक बने रहेंगे। अगर बीच बीच में स्किप करते हुए देखेंगे तो कोई मतलब नहीं पड़ेगा, ऐसे में ना देखें इससे ही अच्छा है ना, तो अच्छा है पूरा पूरा वीडियो देखें। तो चलो स्टार्ट करते हैं। द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे, पहले बात डिस्कस करेंगे डिस्कवरी ऑफ सेल। देखो, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, है ना, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ में हम लोग पहले बात करते हैं, इसका आंसर क्या आएगा पहले ये देखते हैं। द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ क्या है? सेल है। द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ इज सेल, है ना, सेल इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। जो भी लाइफ होता है, कोई भी ऑर्गेनिज्म का लाइफ होता है, वो किससे मिलकर बना होता है? सेल से मिलकर बना। देखो, कोई भी ऑर्गेनिज्म होते हैं, कोई भी ऑर्गेनिज्म, चाहे प्लांट सेल की बात करें, मतलब प्लांट की बात करें, या एनिमल की बात करें, या कोई भी इंसेक्ट की बात करें, किसी की भी बात करें, वो मिलकर बना होता है सेल से। देखो कैसे बनता है ऑर्गेनिज्म, कैसे बनता है, पहले मिलता है सेल, उसके बाद बनता है टिश्यू। ठीक है, टिश्यू के बाद बनता है ऑर्गन, ऑर्गन के बाद बनता है ऑर्गन सिस्टम। ठीक है, ऑर्गन सिस्टम के बाद बनता है एक ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो ये सभी प्रोसेस होने के बाद क्या होते हैं? ऑर्गेनिज्म का निर्माण करते हैं। मतलब एक से अधिक सेल मिलेंगे तब टिश्यू बनेंगे, एक से अधिक टिश्यू मिलेंगे तो ऑर्गन बनेंगे, एक से अधिक ऑर्गन मिलेंगे तो एक ऑर्गन सिस्टम बनेगा, और एक पूरा ऑर्गन सिस्टम मिलकर एक ऑर्गेनिज्म का निर्माण करेगा। ठीक है, ठीक है, उसके बाद देखते हैं इसका डिस्कवरी कैसे हुआ, सेल का डिस्कवरी किसने किया। ये देखो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एमसीक्यू में पूछा ही जाता है कि डिस्कवरी ऑफ सेल, डिस्कवरी ऑफ सेल, तो इसका आंसर याद रखेंगे रॉबर्ट हुक। किसने याद किया था? देखो अधिकतर बच्चे लोग गलती किसमें करते हैं, डिस्कवरी ऑफ सेल और डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस, मतलब न्यूक्लियस के और सेल्स में कन्फ्यूज हो जाता है, क्योंकि दोनों का आंसर लगभग सेम है। एक होता है रॉबर्ट हुक, एक का होता है रॉबर्ट ब्राउन। ठीक है, तो सेल्स की डिस्कवरी किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने। एंड इंग्लिश साइंटिस्ट, ठीक है, एक इंग्लिश साइंटिस्ट है, सॉ इन द सेल इन द थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क विथ हिज क्रूड माइक्रोस्कोप। क्या बोल रहे हैं? स्लाइस ऑफ कॉर्क मतलब जो ट्री होता है ना, ट्री का जो छाल होता है, बार्क बोलते हैं ना, छाल होता है, उसको हम लोग प्लेन्स काटे, है ना, उसको निकाले और उसको अगर माइक्रोस्कोप से देखें, उसका माइक्रोस्कोप कैसे था मैं दिखाऊंगा। अगर उसको काटे तो हमको उस पर क्या दिखाई देता है? हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देता है, मधुमक्खी के जाले की तरह हमको एक स्ट्रक्चर दिखाई देता है। उस मधुमक्खी के जाले के एक एक जो घर है उसको हम लोग क्या बोले हैं, मतलब मैंने नहीं बोला भाई, रॉबर्ट हुक ने बोला, उन्होंने क्या बोला? उसको सेल बोला। ये ऑब्जर्व एज अ हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर एंड नेम दैट सेलुला और सेल्स। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर कैसे था उन्होंने देखा। देखो स्लाइस ऑफ कॉर्क को वो कहाँ लिया, ये इसका ये माइक्रोस्कोप है, खुद का माइक्रोस्कोप है रॉबर्ट हुक का। उन्होंने यहाँ पर क्या किया, यहाँ पर उसको स्लाइस ऑफ कॉर्क उसको क्या किया, यहाँ पर रखा।
तो उन्होंने देखा कि इस प्रकार के स्ट्रक्चर को दिखाई दे रहा है। अब देखो ये देखो मधुमक्खी के जाले टाइप का दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखा रहा है, ठीक है, उसका घर है ये, ठीक है। तो इसमें देखो दाने 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 दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है। अब एक जो दाने का जो घर है उसको हम लोग बोलेंगे, या फिर रॉबर्ट हुक ने बोला, उसको बोला सेल। इसको क्या बोला उन्होंने? सेल। तो हिज डिस्कवरी इंडिकेट फॉर द फर्स्ट टाइम दैट लिविंग ऑर्गेनिज्म कंसिस्टेड ऑफ नंबर ऑफ स्मॉल स्ट्रक्चर और यूनिट्स कॉल्ड एज सेल। ठीक है, याद रख लेंगे, याद रखेंगे कि नहीं? अच्छा भाई, इसी प्रकार ओनियन का देखें हम लोग, ओनियन का देखेंगे तो उसको भी इसी प्रकार का, उसको ना हम लोग काटेंगे और उसको माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो उसमें ऐसा पूरा देखो अलग अलग स्ट्रक्चर पूरा हमको दिखाई देगा ये, ठीक है, दिखाई दे रहा है। अब उसके बीच में एक देखो राउंड राउंड एक स्ट्रक्चर जगह, उसको बोलते हैं हम लोग न्यूक्लियस बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस। और इसके अंदर जो फ्लूइड भरा होता है, जो एक लिक्विड भरा होगा, है ना, फिल्ड विथ लिक्विड, इसको हम लोग बोलते हैं साइटोप्लाज्म। क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म। ठीक है, समझ आ गया। न्यूक्लियस कहाँ होता है? सेंटर में होता है। और साइटोप्लाज्म जो न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या होता है? फ्लूइड होता है, उसको क्या बोलेंगे? साइटोप्लाज्म बोलेंगे। ठीक है, देखो ये वाला पॉइंट को स्क्रीनशॉट ले लीजिए, है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखो 60-65 में रॉबर्ट हुक आया जिसने डिस्कवरी किया सेल का। ठीक है, समझ आ गया। उसके बाद 60-74 में कौन आया? लीवेनहॉक आया, है ना, और उसको क्या बोला? स्टडी लिविंग फॉर द फर्स्ट टाइम, है ना, उन्होंने लिविंग सेल का फर्स्ट टाइम स्टडी किया। ठीक है, उसके बाद आया रॉबर्ट ब्राउन 1831 में, डिस्कवरी एंड नेम न्यूक्लियस इन अ सेल। सेल के अंदर जो न्यूक्लियस पाया गया था, अभी दिखाया जो न्यूक्लियस, वो उसको डिस्कवरी किसने किया? रॉबर्ट ब्राउन। देखो रॉबर्ट ब्राउन और रॉबर्ट हुक में कंफ्यूज नहीं होंगे कोई। ठीक है, उसके बाद आया 1838 और 39 में दो साइंटिस्ट आए, स्लाइडेन एंड स्वान, है ना, इन्होंने कंबाइंड रूप में दोनों ने मिलकर एक सेल थ्योरी दिया। क्या दिया उन्होंने? सेल थ्योरी दिया। और सेल थ्योरी में ये बताया गया कि सेल कैसे बनता है। जो भी सेल होता है पुराने सेल से ही मिलकर बना होता है, और एक सेल डिवाइड करके दूसरा सेल का निर्माण करेंगे। ये सब किसने बताया था? स्लाइडेन और स्वान ने बताया था। ठीक है, उसके बाद आया था एक साइंटिस्ट है 1855 में रुडोल्फ विर्चो। इन्होंने एक सिद्धांत दिया, बोल सकते हैं थ्योरी दिया, उसको बोलते हैं ओमनिस सेलुला सेलुला। ठीक है, ओमनिस सेलुला सेलुला मतलब ये देखो, ये इन साइंटिस्ट ने ये नहीं बताया था कि नए सेल्स का निर्माण कैसे होता है। नए सेल्स का निर्माण कैसे, देखिए एक ऑर्गेनिज्म बन गया पर दूसरे ऑर्गेनिज्म का निर्माण कैसे होता है, इस स्लाइडेन और स्वान की थ्योरी में नहीं था, है ना। तो उसको बताया किसने? रुडोल्फ विर्चो ने। तो रुडोल्फ विर्चो ने बताया कि एक सेल का निर्माण पुराने सेल से ही होता है। मतलब जो जैसे ये नया एक सेल बना, देखते हैं एक नया सेल बना भी, तो ये सेल का निर्माण कैसे हुआ होगा? पुराने सेल से ही तो हुआ होगा, पुराने सेल से ही हुआ होगा ना। तो उसके बताया, किसने बताया? ये रुडोल्फ विर्चो ने। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट इसका ले लेंगे, अगर नहीं लेंगे तो कॉपी में नोट डाउन करते चलेंगे भाई। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं व्हाट आर लिविंग ऑर्गेनिज्म मेड ऑफ। ठीक है, तो जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो किससे मिलकर बने होते हैं? तो ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म इज मेड ऑफ सेल। ठीक है, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म इज मेड ऑफ सेल। तो एक से अधिक सेल मिलकर ही एक ऑर्गेनिज्म का निर्माण करेंगे। जैसे हम लोग बिल्डिंग बना रहे हैं, घर बना रहे हैं, तो उसमें एक से अधिक ब्रिक्स लगे होंगे, एक से अधिक ईंटें लगे होंगे, तभी वो बिल्डिंग का निर्माण होता है। उसी प्रकार एक से अधिक सेल, है ना, मोर देन वन सेल क्या होता है? कंबाइन होता है और एक टिश्यू का निर्माण करेगा, टिश्यू फिर ऑर्गन का, ऑर्गन फिर ऑर्गन सिस्टम, फिर ऑर्गेनिज्म का पूरा निर्माण करेगा। ठीक है, बनाएगा कि नहीं भाई? अच्छा भाई, समझ आ गया। सेल, तो ऑर्गेनिज्म किससे मिलकर बना होता है? सेल से। ठीक है, तो बहुत सारे सेल से मिलकर क्या बना होता है? ऑर्गेनिज्म बना होता है। ऑन द बेसिस ऑफ और सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन के बेसिस पर इसको हम लोग सेल्स को टू टाइप में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट इज द यूनिसेलुलर और सेकंड इज द मल्टीसेलुलर। यूनी मतलब वन, तो यूनी मतलब जो ऑर्गेनिज्म केवल एक सेल से, वन सेल से मिलकर बना हो। जैसे बोलेंगे क्लैमाइडोमोनास जो एक प्रकार का एल्गी है, अमीबा, पैरामीशियम, ये यूनिसेल्ड ऑर्गेनिज्म होते हैं। यूनिसेल्ड का मतलब ये होता है कि एक ही सेल के अंदर, जैसे एक सेल है, ये एक सेल है, इसी सेल के अंदर उसकी सारे मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती हैं। मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ मतलब जैसे डाइजेशन बोले, चाहे रेस्पायरेशन बोले, चाहे एक्सक्रीशन बोले, चाहे सर्कुलेटरी सिस्टम बोले, सभी एक ही सेल के अंदर होता है। ठीक है, लेकिन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में ऐसा नहीं होता। मल्टी सेलुलर मतलब एक से अधिक सेल, है ना, जैसे ह्यूमन में
है ना, ह्यूमन में, प्लांट में। जैसे ह्यूमन में बोले तो डाइजेस्टिव सिस्टम के डाइजेशन के लिए हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम पाया जाता है, प्रॉपर पाया जाता है कि नहीं, पाया जाता है भाई। रेस्पिरेशन के लिए लंग्स पाया जाता है, पाया जाता है भाई। एक्सक्रीशन के लिए किडनी पाया जाता है, पाया जाता है। तो इस प्रकार ये मल्टी सेल है, क्योंकि इसके लिए डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स हैं, सेल्स हैं इसके मतलब वर्क को करने के लिए, ठीक है। लेकिन यूनिसेल में कोई प्रॉपर ऑर्गन्स नहीं पाए जाते हर जो प्रोसेस को करने के लिए, ठीक है, समझ आ गया। उसके बाद देखते हैं शेप एंड द साइज ऑफ द सेल, शेप एंड द साइज ऑफ द सेल। तो देखो शेप एंड साइज क्या हो सकता है, वेरी कर सकता है ना, अकॉर्डिंग टू साइज, शेप, या कुछ भी टाइप में वेरी कर सकता है। शेप एंड साइज वेरी बट ऑल दिस अल्टीमेटली डिटरमाइंड बाय द स्पेसिफिक फंक्शन, ठीक है। सभी का जो स्ट्रक्चर होता है अलग अलग हो सकता है, पर वो अपने स्पेसिफिक फंक्शन के आधार पर, अपने काम के आधार पर, जैसे बोलता है ना, मैं अपने नाम से नहीं, मैं अपने काम से जाना जाता हूँ, तो उसी प्रकार स्पेसिफिक फंक्शन होता है, उसके आधार पर हम लोग उसको जानते हैं, ठीक है, समझ आएगा। सम सेल्स कैन चेंज देयर शेप, अमीबा WBC, बट प्लांट एंड एनिमल ऑलमोस्ट फिक्स शेप। देखो कुछ जो सेल्स होते हैं वो अपना पोजीशन शेप बोल सकते हैं, मेनली बोलेंगे शेप, वो क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। जैसे अमीबा एंड WBC मतलब वाइट ब्लड कार्पसेल्स बोलते हैं ना। एंड प्लांट जो एनिमल्स, प्लांट और एनिमल सेल्स होते हैं वो डू नॉट चेंज योर शेप, ठीक है, शेप को अपना चेंज नहीं करता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन ये सबसे ज़्यादा पूछा जाता है ना। तो स्मॉलेस्ट सेल इज PPLO, इसको बोलते हैं माइकोप्लाज्मा, क्या बोलते हैं, माइकोप्लाज्मा, ठीक है, याद रखेंगे। और लार्जेस्ट सेल है ऑस्ट्रिच एग, जो ऑस्ट्रिच का एग होता है ना, ऑस्ट्रिच का जो अंडा होता है, एग होता है, वो 2 किलो का लगभग होता है, देखेंगे 2 किलो से ज़्यादा भी होता होगा, है ना, 2 किलो का होता है, बहुत बड़ा अंडा होता है, एग होता है ना। जो सबसे बड़ा लार्जेस्ट सेल है, क्या है वो, सबसे बड़ा सेल है। स्मॉलेस्ट सेल PPLO और लार्जेस्ट सेल है ऑस्ट्रिच एग। अगर लार्जेस्ट का बात किया तो ऑस्ट्रिच एग है ना। अगर लॉन्गेस्ट एनिमल सेल्स की बात करेंगे तो नर्व सेल आता है, क्या आता है, नर्व सेल। ये जो नर्वस सिस्टम है ना, ये होता है हमारे जो ब्रेन में, पूरा बॉडी में नर्वस सिस्टम पूरा का जाल फैला हुआ होता है ना, तो उसको बोलते हैं नर्वस सिस्टम। क्या होता है आगे बात करेंगे, ठीक है, ये डायग्राम देख लेंगे और समझेंगे। देखिए ये अलग सेल है, स्मूथ सेल है जो मसल्स में पाया जाता है, ये ब्लड सेल है हमारा, ठीक। ब्लड सेल मतलब जिसमें WBC, RBC, प्लेटलेट्स ये होता है, नाम सुने होंगे। बोन सेल है, ठीक है, बोन सेल है, ये नर्व सेल है। ये ओवम है, ओवम क्या होता है, जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलीज होता है, ओवरी से, है ना। और ये स्पर्म होता है जो मेल से रिलीज होता है, और ये फैट सेल होता है, ठीक है, समझ आ गया यहाँ पर। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, हम लोग देखेंगे यूनिसेल और मल्टीसेल, यूनिसेल एंड मल्टीसेल ऑर्गेनिज्म में डिफरेंस देखते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आप लोग याद रखेंगे। द यूनिसेल मतलब द ऑर्गेनिज्म विच मेड ऑफ ओनली वन सेल या सिंगल सेल, ठीक है, तो इसके होगा। और उसके बाद ये मेनली जो यूनिसेल होता है प्रोकैरियोटिक इन नेचर होता है। प्रोकैरियोट मतलब मैं बात करूंगा, आगे दिखाऊंगा प्रोकैरियोट मतलब होता क्या है, फिक्र मत कीजिए, मैं बताऊंगा क्या होता है। और ये यूकैरियोट नेचर का होता है। अभी इतना जान लें कि प्रोकैरियोट्स मतलब जिसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं पाया जाता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं पाया जाता। प्रो मतलब प्रिमिटिव और कैरियोट मतलब न्यूक्लियस। प्रो मतलब प्रिमिटिव और कैरियोट मतलब होता है न्यूक्लियस, ठीक है। यू मतलब होता है आधुनिक बोलते हैं ना, मॉडर्न, और कैरियोट मतलब होता है न्यूक्लियस। तो इसका भी मतलब ये समझ लीजिए, ठीक है। वेजिटेटिव एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है इसमें सेक्सुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन होता है, याद रखेंगे। सिंगल सेल कैरी आउट ऑल ऑफ लाइफ प्रोसेस, ठीक है, सिंगल सेल सभी फंक्शन करता है, बोला था मैं। ये डिफरेंट जो सेल्स होते हैं वो अपना अपना फंक्शन करते हैं। इंजरी ऑफ द सेल कैन कॉज डेथ ऑफ द ऑर्गेनिज्म, अगर इसको कुछ भी डिसीज होता है, इंजरी होता है, तो पूरा मर जाता है, जीवित नहीं रहता ये, ठीक है। लेकिन मल्टीसेल ऑर्गेनिज्म को रिपेयर कर लेता है या फिर ठीक हो जाता है ना। वो एग्जाम्पल में दिया है एमीबा और इसमें दिया है ह्यूमन, ठीक है, समझ आ गया। अब उसके बाद देखते हैं सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। देखो पेपर में कई बार पूछा जाता है, एग्जाम में कई बार पूछा जाता है, द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ क्या है, सेल है, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ सेल। देखो मैं भी आप लोगों को अगर क्विज दूंगा तो ये सभी क्वेश्चन आने ही वाले हैं, है ना, तो ध्यान से देखेंगे, क्विज आप लोगों को क्लियर करना है, ठीक है। मैं आप लोगों को एक टेलीग्राम ग्रुप दूंगा, उसमें आप लोगों को ज्वाइन भी होना है, मैं डिस्क्रिप्शन में उसको डाल दूंगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। परफॉर्म, देख सेल क्या होता है, परफॉर्म ऑल लाइफ फंक्शन लाइक इनटेक ऑफ फूड, मटेरियल्स, एक्सक्रीशन, मेटाबॉलिक रेस्पिरेशन, इरिटेबिलिटी etc, ठीक है। ये सभी चीज़ प्रोसेस क्या करता है, सेल्स करता है ना। तो सेल्स का देखो सेल्स क्या होता है
और क्या किससे मिलकर बना होता है ये भी देखेंगे, है ना। डिवीजन ऑफ लेबर, द सेल यूजुअली पजेज अ नंबर ऑफ कंपोनेंट्स कॉल्ड ऑर्गेनल, सेल ऑर्गेनल। सेल्स क्या होते हैं, ऑर्गेनल से मिलकर बना, ऑर्गेनल्स। अब ये ऑर्गेनल्स क्या होते हैं भाई, ऑर्गेनल्स क्या होते हैं, अब आगे बात करेंगे ऑर्गेनल्स क्या होते हैं, ठीक है। और ऑर्गेनल्स का फंक्शन क्या होता है बोले जाए तो क्लियरिंग वेस्ट मटेरियल, प्रोटीन सिंथेसिस, लिपिड सिंथेसिस। देखो जितने भी ऑर्गेनल्स के बारे में बात कर रहे हैं ना, ये एक एक ऑर्गेनल्स ना स्पेसिफिक रोल होता है, स्पेसिफिक फंक्शन होता है सभी का। एक ऑर्गेनल ऐसा होगा जो प्रोटीन बनाएगा, एक ऐसा है जो लिपिड बनाएगा। जैसे प्रोटीन कौन बनाता है, ER एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। लिपिड कौन बनाता है, SER स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। RER मतलब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वो बनाता है प्रोटीन। लिपिड कौन बनाता है, SER स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये बनाता है भाई, ठीक है। व्हाट इज द सेल मेटाबॉल, हम लोग बात कर लिए कि ऑर्गेनिज्म किससे मिलकर बना होता है, सेल से, ठीक है। लेकिन सेल किससे मिलकर बना होता है भाई, सेल तो भी किसी चीज़ से मिलकर बना होता है। तो सेल्स जो होता है मेनली वो बना होता है, ठीक है। सेल इज अ मेड अप ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। अब देखो जैसे ये एक सेल है, ये एक सेल है, ठीक है। ये एक सेल का जो आउटर लेयर होता है, एक सेल का जो आउटर लेयर होता है, बाउंड्री होता है बोल सकते हो, बाउंड्री वॉल, है ना, इसको बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर इसी को सेल मेम्ब्रेन। ये सेल का जो बाउंड्री है ये इन्वायरमेंट से सेल को सेपरेट करके रखता है, ठीक है। न्यूक्लियस, न्यूक्लियस क्या होता है, इनसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर एक राउंड लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है, उसको बोलते हैं हम लोग न्यूक्लियस। और इन न्यूक्लियस का काम ये होता है कि ये बॉडी को कंट्रोल करे, बॉडी को कंट्रोल करे। बॉडी को कंट्रोल मतलब यहाँ पर जेनेटिक इंफॉर्मेशन वाली चीज़ होती है यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद होता है साइटोप्लाज्मा। तो साइटोप्लाज्मा क्या होता है, मैं बताया था कि ये जो मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर और न्यूक्लियस के बाहर जो लिक्विड पाया जाता है उसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म, ठीक है। तो इन तीन चीज़ों से मिलकर अपना सेल्स बना होता है, ठीक है। तो पहले बात करते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फंक्शन क्या है, कैसे होता है, ये सभी चीज़ हम लोग बात करेंगे। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज द outer most dedicated elastic membranous covering of the cell that separates the content from the external environment is called plasma membrane। मैं वही बताया जो चीज़ बता चुका हूँ, आप लोग अगर ध्यान सुनेंगे ना तो यहाँ पर क्या लिखा है आपको पता भी नहीं चलेगा कि मैं जो बताया हूँ वो सभी इसी में लिखा है ना। तो याद रखेंगे क्या बता रहा हूँ। जो सेल होता है जो आउटर मोस्ट लेयर होता है ना, जो कैसा होता है इलास्टिक नेचर का होता है, वो क्या होता है एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से को मतलब एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से सेल को क्या करता है, सेपरेट करता है, अलग करता है, उसको बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन एक ही बात है ना, दोनों एक ही है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज सिलेक्टिव परमेबियल, सिलेक्टिव मतलब होता है बच्चों, सिलेक्टिव का मतलब ये होता है, सिलेक्टिव मतलब सिलेक्ट, जैसे हम लोग, जैसे मैं कुछ कह रहा हूँ, कबड्डी खेल रहा हूँ मतलब 10 प्लेयर हैं, उसमें से 5 लोगों को क्या करते हैं, जो कोच होता है वो क्या करता है, सिलेक्ट करता है। सिलेक्ट क्यों किए, क्योंकि वो अच्छे खेलते होंगे तभी उनको सिलेक्ट किया। उसी प्रकार इसमें भी होता है सिलेक्टिव परमिएबल, मतलब कुछ सिलेक्टेड पार्टिकल्स को ही प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या करता है, अपने से होकर जाने देता है। जैसे ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इस प्रकार जितने भी पार्टिकल्स हैं तो कुछ पार्टिकल्स को ही वो जाने देगा, पूरे पार्टिकल्स को नहीं जाने देगा, उसको बोलते हैं सिलेक्टिव परमिएबल, ठीक है, समझ आ गया। अब उसके बाद देखते हैं, इट इज़ अ मेड अप ऑफ बाइलिपिड लेयर एंड प्रोटीन्स, बाइलिपिड लेयर एंड प्रोटीन से मिलकर बना होता है। और इसमें कुछ अमाउंट्स में कार्बोहाइड्रेट्स भी होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स भी होते हैं। देखेंगे डायग्राम, देखते हैं, चलो भाई डायग्राम देखेंगे। जो देखो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैसे मिलकर बना होता है, मैंने बताइए कैसे मिलकर बनता है। पहला बात है प्रोटीन और दूसरा है लिपिड। तो ग्लाइकोलिपिड का मतलब वही होता है, और लिपिड जो बोला लिपिड और लिपिड बोल दिया मतलब ग्लाइकोलिपिड है। मोस्ट ऑफ द लिपिड इज अ ग्लाइकोलिपिड, है ना, ठीक है। लिपिड के भी 2 पार्ट होते हैं, एक हाइड्रोफिलिक होता है, एक हाइड्रोफोबिक पार्ट्स होता है। हेड वाला जो पोर्शन होता है उसको हाइड्रोफिलिक बोलते हैं। हाइड्रोफिलिक मतलब जो बोल सकते हैं क्या बोलते हैं, वाटर लविंग नेचर होता है, वाटर लविंग नेचर। हाइड्रोफोबिक मतलब हाइड्रोफोबिक जैसे बोलते हैं ना, जो से कुत्ते ने काट लिया किसी को तो उसको हाइड्रोफोबिया हो गया, बोल क्यों, हाइड्रोफोबिया मतलब वो पानी से डरता है, तो मतलब हाइड्रोफोबिक वही होता है, हाइड्रोफोबिक जो वाटर लविंग नहीं होता है, ठीक है। इसमें कुछ अमाउंट में कार्बोहाइड्रेट्स भी इंसर्टेड होते हैं, ठीक है, जो बोला था वही, और कुछ अमाउंट में प्रोटीन भी यहाँ पर होते हैं, बताया था।
देखो फॉस्फोलिपिड की बाइलेयर पाई जाती है। यहाँ पर बाइलेयर मतलब एक ऊपर का लेयर एक दूसरा लेयर। ये जो बाहर का जो पोर्शन है वो देखो आउटसाइड ऑफ द सेल मेम्ब्रेन लिखा है। अब ये क्या है, ये जो ये वाला पोर्शन है वो इनसाइड ऑफ द सेल मेम्ब्रेन, मतलब साइटोप्लाज्म की ये बात चल रहा है। ठीक, समझ आ गया। अब उसके बाद देखते हैं इसका फंक्शन क्या है। देखो यहाँ पर लिखा है कार्बोहाइड्रेट भी अटैच होते हैं ना। फंक्शन क्या होता है, सेफ टू कंट्रोल ऑफ द सेल। जो सेल होता है, सेल का जो सेफ होगा स्पेसिफिक होता है उसको मेंटेन करने में ही काम करता है। मैकेनिकल बैरियर है ये, क्योंकि अनवांटेड चीज़ को अंदर नहीं आने देता ये। सेमी परमिएबल होता है, मतलब कुछ सिलेक्टिव सेमी मतलब कुछ पार्टिकल्स, बस पूरा पार्टिकल्स नहीं आ पाते। सेमी मतलब आधा, है ना, जो आधा पार्टिकल आ सकते हैं। एंडोसाइटोसिस, रिकॉग्नाइजेशन सेंटर, है ना, फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन, ओस्मोसिस, सेल कंटिन्यूटी, मॉडिफाई परफॉर्म स्पेशल फंक्शन लाइक एब्जॉर्प्शन माइक्रोवेव। ये सभी क्या होते हैं आगे बात करेंगे। ये सभी फंक्शन होते हैं, इतना याद रखेंगे। ठीक है, कर लिए याद। ठीक है भाई। अब ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द मेम्ब्रेन। अब मेम्ब्रेन के अक्रॉस करना है, मतलब मेम्ब्रेन जो मेरा मेम्ब्रेन है, कौन सा मेम्ब्रेन है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। कैसा होता है, मेम्ब्रेन होता है या प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है। उसको कुछ पार्टिकल जा पाएंगे, कुछ पार्टिकल नहीं जा पाएंगे, या कोई भी पार्टिकल नहीं जा पाएंगे, कुछ सिलेक्टेड पार्टिकल को जाने देंगे। इसके आधार पर हम लोग बोल सकते हैं इन द बेसिस ऑफ परमिएबल, नॉन परमिएबल, मतलब अक्रॉस के आधार पर बोल सकते हैं। मेम्ब्रेन इज क्लासिफाइड इन 4 पार्ट्स। फर्स्ट इज द इम्परमिएबल। इम्परमिएबल मतलब सब्सटेंस डू नॉट पास थ्रू द मेम्ब्रेन, मतलब कोई भी पार्टिकल्स पास नहीं कर पाएगा किसको, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को। ठीक है, जैसे इसको इस पार जाना है तो ये पार्टिकल्स को इस पार लेके जाना है, इस पार। ठीक है, लेफ्ट से राइट में जाना है तो ये पार्टिकल, कोई भी पार्टिकल यहाँ लेफ्ट से राइट की ओर नहीं मूव कर, इसको बोलते हैं इम्परमिएबल। ठीक, परमिएबल मतलब बोथ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट कैन पास थ्रू। ठीक है, मतलब जो सॉल्यूट भी रहेगा और सॉल्वेंट। सॉल्यूट मतलब जिसका अमाउंट कम रहता है, सॉल्वेंट जिसका अमाउंट ज़्यादा रहता है। सॉल्यूट मतलब वाटर, अगर उसमें मैं नमक डाल दिया तो उसको वो क्या होगा, मेरा सॉल्ट होगा या सॉल्यूट होगा। ठीक है, सेमी परमिएबल मतलब मेम्ब्रेन परमिएबल टू सॉल्वेंट बट प्रिवेंट सॉल्यूट प्रोसेस। ठीक, समझ आ गया। सेमी परमिएबल इसका मतलब ये होता है कि जैसे देखो मेरा यहाँ पर सॉल्ट भी है और यहाँ पर पानी भी है, पर इसको अगर इसको मैं सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से पास करूँ तो क्या होता है, केवल सॉल्वेंट ही पास होगा, सॉल्ट नहीं होगा, उसको बोलते हैं सेमी परमिएबल। सेलेक्टिव परमिएबल का मतलब ये होता है इफ मेम्ब्रेन अलाउ द प्रेजेंस ऑफ सॉल्वेंट एंड सम सिलेक्टेड सॉल्यूट। देखो समझ आ गया। सिलेक्टिव मतलब सॉल्वेंट को भी पास करेंगे, पर क्या करेंगे, कुछ सिलेक्टेड सॉल्यूट्स को भी पास करेंगे। सेमी परमिएबल सिर्फ सॉल्वेंट को पास करेंगे, परमिएबल सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट दोनों को पास करेंगे, इम्परमिएबल मतलब दोनों को पास नहीं करेंगे। ठीक है, समझ आ गया यहाँ पर। उसके बाद देखते हैं एक्टिव एंड पैसिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव एंड पैसिव ट्रांसपोर्ट। देखो अब एक्टिव एंड पैसिव ट्रांसपोर्ट, देखो ये मेरा मेम्ब्रेन है, ये मेरा क्या है, मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। यहाँ पर सभी पार्टिकल्स हैं, अब इसको इस मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन से इसे नीचे की ओर जाना है। अब इसको कुछ पार्टिकल्स को कुछ एनर्जी लगाना पड़ेगा ताकि इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन से पार होके इस पार नीचे आ सके। ठीक है, और कुछ तो सीधा डायरेक्ट आ जाएंगे। ठीक है, तो इस आधार पर मतलब एनर्जी कंज्यूमिंग, है ना, कौन करता है, एनर्जी कंज्यूम कौन करता है, इसके आधार पर हम लोग ट्रांसपोर्ट को 2 भाग में डिवाइड करते हैं, 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, एक्टिव एंड पैसिव ट्रांसपोर्ट। सब्सटेंस में पास अक्रॉस द मेम्ब्रेन विथआउट और विथ एक्सचेंजर ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है, सब्सटेंस पास द मेम्ब्रेन विथ कंज्यूमिंग एटीपी। एटीपी का मतलब होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, नाम तो सुने होंगे, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। मतलब कोई भी एनर्जी होता है, जो भी एनर्जी होता है, हम लोग खाना खाते तो एनर्जी एटीपी के फॉर्म में हमारे बॉडी में स्टोर रहता है। जब भी हमको एनर्जी की आवश्यकता होती है तो इस एटीपी को क्या करते हैं, तोड़ते हैं और एनर्जी को रिलीज करते हैं। अब टूटता कैसे हैं, वाटर डालते हैं तो टूट जाता है ये। ठीक है, तो एटीपी, तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट में एटीपी की रिक्वायरमेंट होती है और पैसिव ट्रांसपोर्ट में एटीपी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। अब एक्टिव और पैसिव का मतलब ये होता है, जैसे ये क्या है, एक हिल है, क्या है, पहाड़ है, पर्वत है। ठीक है, अब लोग अगर आप नीचे से ऊपर जाओगे तो आपको एनर्जी लगाना पड़ेगा कि नहीं लगेगा, लगेगा कि नहीं, सही से बताइए, लगेगा भाई। तो इसको बोलते हैं हम लोग, जिसमें एटीपी की रिक्वायरमेंट या एनर्जी की रिक्वायरमेंट है उसको बोलते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अगर हम लोग ऊपर से नीचे आना है मेरे को, तो मेरे को कुछ एनर्जी लगाना नहीं पड़ेगा। आप लोग वहीं बैठ जाओ, आप पूरा नीचे गिर जाओगे भाई,
है ना, तो उसमें कोई एनर्जी लगाना पड़ेगा नहीं, तो पैसिव एनर्जी, उसको पैसिव ट्रांसपोर्ट बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद दिया है बल्क ट्रांसपोर्ट, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है पर दोनों एक्टिव पैसिव ज़्यादा है। तो लार्ज अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एंड फूड पार्टिकल अक्रॉस द प्लाज्मा में, नाम से समझ आ रहा है जो लार्ज अमाउंट में जो फूड पार्टिकल होते हैं, मटेरियल होते हैं, वो पास होते हैं, उसको बोलते हैं। द प्रोसेस ऑफ ब्रिंगिंग द बल्क ऑफ मटेरियल फ्रॉम आउटसाइड फॉर्मेशन ऑफ एंडोसोम इज कॉल्ड एंडोसाइट। मतलब ये क्या करता है, जैसे सेल है ये बाहर में थोड़ा सा क्या कर लेते हैं, एक उभार बना लेता है, ठीक है, और उसे कुछ चीज़, किसी भी चीज़ को अंदर लेके इंटर कर लेता है, उसको बोलते हैं एंडोस्मोसिस। ठीक है, उसी प्रकार जिसका अपोजिट होता है, इसका अपोजिट होता है एक्सोसाइटोसिस। ठीक है, समझ आ गया। देखो एक्टिव ट्रांसपोर्ट और पैसिव ट्रांसपोर्ट समझेंगे। देखो एक्टिव ट्रांसपोर्ट है में, जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट है उसमें देखो एनर्जी एटीपी कंज्यूम हो रहा है, क्योंकि यहाँ का पार्टिकल को नीचे आना है तो यहाँ पर एनर्जी उसको खर्च करना पड़ा है, लेकिन पैसिव ट्रांसपोर्ट में उसको नहीं लगता। अब पैसिव ट्रांसपोर्ट भी दो प्रकार के होंगे, डिफ्यूज़न की बात करेंगे, फैसिलिटेड डिफ्यूज़न, दोनों में ही देखो डिफ्यूज़न बोले या फैसिलिटेड डिफ्यूज़न बोले, दोनों में एनर्जी नहीं लगता, याद रखेंगे भाई, केवल एनर्जी लगता है और किस में लगता है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट में लगता है। ठीक है, अब उसके बाद बात करें पैसिव ट्रांसपोर्ट, तो पैसिव ट्रांसपोर्ट जिसको कैसे बोलते हैं, जिसमें एनर्जी कंज्यूम नहीं होता है भाई। ठीक है, इसको हम लोग दो भाग में डिवाइड करते हैं। इट इज़ अ टू टाइप्स, पैसिव ट्रांसपोर्ट इज टू टाइप्स, फर्स्ट इज अ डिफ्यूजन, सेकंड इज अ ऑस्मोसिस। तो डिफ्यूजन, व्हाट इज अ डिफ्यूजन, देखो एग्जांपल आपको पेपर में पूछा जा सकता है, व्हाट इज अ डिफ्यूजन। द डिफ्यूजन इज द प्रोसेस ऑफ मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस लाइक solid, liquid or gas from the region of higher concentration to the region of its lower concentration till spread uniformly in the given space is called a diffusion। मतलब क्या बोल रहे हैं, मीन्स क्या समझे आप लोग, क्या समझे, मतलब हम लोग ये समझे, क्या समझे कि जो भी पार्टिकल्स होंगे, चाहे वो सॉलिड हो, लिक्विड हो, गैस हो, वो अपने हायर कॉन्सेंट्रेशन से अपने लोअर कॉन्सेंट्रेशन की ओर मूव करेंगे। ठीक है, समझ आ गया। मतलब ये हुआ, जैसे एक टैंक है, ये एक टैंक है और यहाँ से यहाँ पर इसका वॉल्व लगा हुआ है, इधर पानी भरा हुआ है, इधर भी पानी भरा हुआ है, इधर का कंसंट्रेशन ज़्यादा है, ये पूरा टैंक फुल है, पूरा 100% पानी भरा हुआ है, इधर बोल सकते हैं 70% पानी भरा हुआ है, बोल सकते हैं। अब देखो वाटर का मूवमेंट किस साइड होगा, लेफ्ट से राइट होगा कि नहीं होगा, लेफ्ट साइड। क्यों, क्योंकि यहाँ पर लेफ्ट साइड में वाटर का कंसंट्रेशन यहाँ पर ज़्यादा है, लेकिन यहाँ पर तो कम है। ठीक है, तो वाटर मतलब अपने हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर मूव करेंगे, उसको बोल देंगे डिफ्यूजन। जैसे आप लोग देखो, आप लोग घर में शाम को अगरबत्ती जलाते होगे, घर में जलाते हो कि नहीं जलाते हो भाई, पूजा पाठ करते हो तो अगरबत्ती जलाते हैं। तो अगरबत्ती हम लोग एक जगह जलाते हैं कि जगह जगह जाते हैं, एक जगह जलाते हैं और पूरा रूम में उसकी सुगंध होती है, वो फैल जाता है, खुशबू होता है, पूरा रूम में फैल जाता है। क्यों, क्योंकि यहाँ डिफ्यूज़न के थ्रू ही होता है, पूरा रूम में इसका कंसंट्रेशन कम होता है। लेकिन जैसे जहाँ पर जल रहा है, अगरबत्ती जल रहा है, वहाँ पर कंसंट्रेशन अधिक है उसमें, तो पूरा रूम में पूरा वो फैल जाता है। ठीक है, समझ आ गया नहीं, एक भाई अच्छा भाई एग्जाम्पल दिया मैंने। ठीक है, ये देखो यहाँ पर कंसंट्रेशन अधिक है, यहाँ पर कंसंट्रेशन लो है, तो हायर टू लोअर, हायर टू लोअर, हायर टू लोअर। ठीक, चाहे वो सॉल्यूट की बात करें चाहे सॉल्वेंट की बात करेंगे, है ना भाई, इसमें सॉल्यूट सॉल्वेंट दोनों हो सकता है। चाहे देखो इसमें पार्टिकल्स भी जा रहे हैं, पार्टिकल देखो पूरा तरह वाटर है और इसमें ये ग्रीन जो है वो पार्टिकल्स है। ठीक है, अब देखो पार्टिकल्स इधर कम है, इधर ज़्यादा है, तो पार्टिकल्स भी इधर मूव करेंगे नहीं भाई, क्योंकि उसको बैलेंस करना है, मेंटेन करना है, इक्विलिब्रियम मतलब मेंटेन रखना उनको। ठीक है, उसके बाद देखते हैं इंपॉर्टेंट ऑफ डिफ्यूज़न, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, इंपॉर्टेंट ऑफ डिफ्यूज़न, कि क्या क्या इसका इंपॉर्टेंस है, इसको नोट डाउन जरूर करना। हेल्प टू स्प्रेड द डिफरेंट सब्सटेंस थ्रू आउट साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल, कुछ भी मटेरियल को मतलब पास करना है, मतलब जैसे सेल के अंदर विभिन्न मतलब डिफरेंट ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं, जैसे माइटोकाइंड्रिया बोल दिए, लाइसोसोम बोल दिए, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी कॉय, ये सभी पाए जाते हैं। क्या होता है मैं दिखाऊंगा आगे डायग्राम। ठीक है, तो ये सभी क्या करते हैं, अलग अलग फंक्शन करते हैं, लेकिन जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन बनाया, उसको गोल्जी बॉडी को रिक्वायरमेंट है पर वो नहीं बनाता, तो क्या करेगा वो उसको पास करेगा, कैसे पास करेगा, थ्रू डिफ्यूज़न। ठीक है, थ्रू डिफ्यूज़न। जैसे मैं बोलूँ आपके पास पैसे नहीं है, मेरे पास पैसे ज़्यादा हैं, तो आप लोग क्या करो, मेरे को पैसे दे दो बोलेगे तो मैं आपको दे दूंगा, क्योंकि मेरे पास ज़्यादा है, आपके पास कम है, तो थ्रू कैसे जा रहे हैं, डिफ्यूज़न के थ्रू। ठीक है,
ऑस्मोसिस इज अ टाइप ऑफ डिफ्यूजन वेयर ओनली सॉल्वेंट इज अलाउड टू डिफ्यूज। ऑस्मोसिस एक प्रकार का डिफ्यूजन ही है, ठीक है। जो सेकंड टाइप क्या पढ़े थे हम लोग, पैसिव ट्रांसपोर्ट का ऑस्मोसिस, तो ऑस्मोसिस भी एक टाइप का क्या है, एक डिफ्यूजन ही है, ठीक है। डिफ्यूजन हेल्प्स इन एक्सचेंज ऑफ द रेस्पिरेटरी गैसेज बिटवीन द सेल एंड देयर इन्वायरमेंट। देखो डिफ्यूजन हेल्प्स टू एक्सचेंज रेस्पिरेटरी गैसेज। रेस्पिरेटरी गैसेज मतलब होता ये है कि जो हम लोग रेस्पिरेशन करते हैं मतलब ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करते हैं ना। इनटेक किसको करते हैं, ऑक्सीजन को, और बाहर किसको निकालते हैं हम लोग, कार्बन डाइऑक्साइड को। कैसे होता है ये, लंग्स में प्रोसेस चलता है। लंग्स में पहले क्या होता है, लंग्स में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का पहले देखो, पहले कैसे, पहले मतलब पूरा बॉडी अपना मेटाबॉलिक एक्टिविटी कर रहा है कि नहीं कर रहा है भाई, तो उससे के कारण क्या हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड जनरेट हो रहा है, पैदा हो रहा है, ठीक है। वो कहाँ पर जाता है, लंग्स में जाता है। ध्यान से सुनेंगे भाई, लंग्स में जाता है। अब लंग्स में गया, पूरा कार्बन डाइऑक्साइड लंग्स में जाके भर गया। अब इन्वायरमेंट से क्या आया, ऑक्सीजन आया, हम लोग सांस ले रहे हैं तो ऑक्सीजन आया, ठीक है। क्यों आया, क्योंकि जो हमारे लंग्स में ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन कम था, कार्बन डाइऑक्साइड का ज़्यादा था, ठीक है। तो ऑक्सीजन बाहर ज़्यादा है कंसंट्रेशन, तो अंदर, बाहर से अंदर है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन लंग्स में तो अधिक है, तो वो बाहर जाएगा। तो इस प्रकार से चेंज होता है। ट्रांसपिरेशन एंड डिफ्यूजन प्रोसेस, मतलब वाटर का मूवमेंट जो प्लांट में होता है वो भी ट्रांसपिरेशन के थ्रू होता है, बाय द वे ऑफ डिफ्यूजन, ठीक है। उसके बाद देखते हैं ऑस्मोसिस। व्हाट इज द ऑस्मोसिस? तो ऑस्मोसिस इज डिफाइंड एज द डिफ्यूजन ऑफ वाटर और सॉल्वेंट। ऑस्मोसिस क्या होता है, डिफ्यूजन ऑफ वाटर और सॉल्वेंट। देखो यहाँ पर, देखो वहाँ पर बात किए थे हम लोग सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों की बात किए थे, लेकिन यहाँ पर बात किया है ओनली और ओनली सॉल्वेंट, वाटर की बात किया गया है। अक्रॉस द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, देखो इसमें स्पेशल टाइप का मेम्ब्रेन इसमें रिक्वायरमेंट होता है, उसको बोलते हैं सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। फ्रॉम टू रीजन ऑफ इट्स हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रीजन टू इट्स लोअर कॉन्सेंट्रेशन। देखो दोनों का डेफिनेशन में कंफ्यूज नहीं होगा, उसमें वाटर मॉलिक्यूल बोले चाहे सॉलिड बोले या गैस बोले, सभी अपने हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर की ओर जाते हैं, लेकिन यहाँ पर केवल सॉल्वेंट ही, वाटर ही अपने हायर कॉन्सेंट्रेशन से अपने लोअर कॉन्सेंट्रेशन की ओर मूव करते हैं, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन फंक्शन एज अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ठीक है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। जैसे मैं कुछ डायग्राम दिखाता हूँ डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस को समझने के लिए, ठीक है। देखो यहाँ पर ये जो सॉलिड पार्टिकल है एक जगह क्या थे, स्टोर थे, ठीक है। तो धीरे धीरे क्या हो गया, ये बिखर गए, तो सभी बॉडी पूरा फैल गया, डिफ्यूज हो गया पूरी तरह। डिफ्यूजन मतलब डिफ्यूज होना, ठीक है। यहाँ पर कंसंट्रेशन ज़्यादा था, यहाँ इधर कंसंट्रेशन कम था, तो सभी तरफ फैल गया भाई, ठीक है। ऑस्मोसिस में क्या हुआ है, देखो वाटर का लेवल दोनों में सेम है, लेवल वाटर का दोनों में क्या है, सेम है, लेकिन यहाँ पर इधर राइट साइड में जो वहाँ पर सॉल्ट है, जो राउंड स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, वो क्या है, सॉल्ट है, उसका कंसंट्रेशन हायर है कि नहीं, वहाँ पर है भाई, क्योंकि यहाँ पर देखो, यहाँ पर 5-6 ही सॉल्ट है, यहाँ पर कम से कम 25-30 सॉल्ट होंगे। तो कंसंट्रेशन सॉल्ट का कहाँ ज़्यादा है, यहाँ है, और कंसंट्रेशन सॉल्ट का कम कहाँ है, यहाँ है। लेकिन अगर बात करें इसका देखो ध्यान देंगे, जैसे यहाँ पर मेरे पास 100% वाटर है दोनों साइड, इसमें और इसमें, ठीक है, दोनों साइड 100% वाटर है। अगर 100% वाटर है, इसमें से 100% में इसके तरफ जो राइट साइड में 25% क्या है, सॉल्ट्स हैं, तो 25% सॉल्ट हो गया, मतलब 75% वाटर हो गया। और इसके तरफ अगर बोलूँ मैं कि 5% सॉल्ट है लेफ्ट साइड, तो इसके पास वाटर कितना है, 95%। तो 95% किसके पास है, लेफ्ट साइड, और 75 किसके साइड है, राइट साइड में। तो वाटर अपने कहाँ से कहाँ मूव करेगा, अपने हायर से लोअर की ओर, मतलब लेफ्ट से राइट की ओर। मतलब 95 इसके पास है और 75 राइट के पास है, किसके पास है, 95 इसके पास है और 75 इसके पास है, तो मूव कैसे करेगा, लेफ्ट टू राइट। तो इसी कारण इधर का कॉन्सेंट्रेशन देखो बढ़ गया, लेवल इसका ऊपर हो गया, राइट साइड में इसका लेवल ऊपर हो गया। समझ आ गया, वाटर का मूवमेंट है भाई, ठीक है। अब ऑस्मोसिस ऑफ डिफ्यूजन में ये मेन डिफरेंस है, उसको भी आप लोगों को याद रखना है, कम से कम एटलीस्ट 5 डिफरेंस आपको याद रखना है भाई, ठीक है। इन्वॉल्व मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट है, इसमें सॉल्वेंट का मूवमेंट होता है, इसमें सॉल्यूट्स भी होते हैं। इन्वॉल्व मूवमेंट ऑफ सॉल्यूट, मॉलिक्यूल मूव फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट टू हायर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट। देखो इसमें क्या बोला गया है, सॉल्यूट की बात करा है ना, देखो सॉल्वेंट की बात नहीं किया है, इनमें सॉल्यूट की बात किया गया, नॉट अ सॉल्वेंट।
ठीक है। इसमें क्या होता है, अगर इसको भी हम लोग डिफरेंस किसके करते हैं, एक बेसिस पर करते हैं ना, इसको सॉलिड के बेसिस पर, इसको भी किया है सॉलिड के बेसिस पे, इसको किया। तो सॉलिड के बेस पे अगर डिफ्यूजन को बोलेंगे तो अपने हायर से लोअर की, अगर इसको सॉलिड के बेसिस पर इसको करूँगा तो ये लोअर टू हायर होता है। ठीक है, लोअर टू हायर होता है भाई। इस प्रोसेस एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन रिक्वायर्ड होता है, इसको नो मतलब कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं होता है ऐसे कोई भी मेम्ब्रेन का। एग्जांपल है इसका, देखो shrinking of potato slice when kept in the concentration sucrose solution. Example is spilling of ink when a drop it's put on a glass of water. ये सभी एग्जाम्पल है। ठीक है, आप लोगों को कुछ मैं डायग्राम भी दिखाऊंगा तो आप लोगों को अच्छे से समझ आ जाएगा। जैसे यहाँ पर पहले थोड़ा इधर बात कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद ऑस्मोटिक सॉल्यूशन आर दो सॉल्यूशन विच कैन कॉज ऑस्मोसिस। मतलब ऑस्मोटिक सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन है जिसके कारण क्या होता है, ऑस्मोसिस होता है। तो ऑस्मोटिक जो सॉल्यूशन होता है वो मेनली 3 टाइप्स होते हैं, हाइपोटोनिक, आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक। हाइपोटोनिक, आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक। अभी आइसोटोनिक क्या होता है, हाइपरटोनिक क्या होता है, ये सभी हम लोग देखते हैं भाई, आपके बुक में दिया है। सबसे पहले बात करते हैं आइसोटोनिक, पहले बात करेंगे आइसोटोनिक, बीच में है उसको पहले। द सोल्यूशन हैज ऑस्मोटिक कॉन्सेंट्रेशन सिमिलर टू द अदर सोल्यूशन। मतलब जैसे आप लोग याद रखेंगे, अंगूर तो खाए होंगे भाई, ग्रेप्स तो खाए होंगे, खाए हैं कि नहीं खाए हैं, खाए हैं भाई, खाए हैं सर, खाए हैं। ठीक है, अब ना क्या करोगी ये, अब उसको जो अंगूर होता है उसको लेके आइए मार्केट से और उसको अब गिलास में पानी में डाल दीजिए, उसमें थोड़ा सा क्या बोलते हैं, चीनी डाल दीजिए और उसमें मिक्स कर दे। उसका देखो कंसंट्रेशन लगभग सेम रहेगा दोनों का। क्योंकि ऐसा कंसंट्रेशन मतलब जो ग्रेप्स है उसके अंदर जो मीठापन है ना, वो उसका कंसंट्रेशन और जो गिलास में हम लोग सुक्रोज या फिर ग्लूकोज जो मतलब घोले हैं उसका कंसंट्रेशन दोनों का सेम रहेगा। तो वो अंगूर को कोई असर नहीं पड़ेगा, या फिर सिंपल पानी में भी डालोगे कोई असर नहीं पड़ेगा। तो क्यों, क्योंकि दोनों का जो ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन वो कैसा रहेगा, सिमिलर रहेगा, उसको बोलते हैं आइसोटोनिक। लेकिन हाइपोटोनिक क्या होता है, विच हैज़ एन ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन लोअर देन द अनदर सोल्यूशन। मतलब जो जिस अंगूर जो हम लोग ग्रेप्स लाए हैं उसका कंसंट्रेशन कम है और जो बाहर है जो हम लोग जिस पर उसको रख रहे हैं उसका कंसंट्रेशन अधिक है, तो क्या होगा, क्या होगा, हाँ मतलब समझ रहे हो ना क्या होता है। हम हाइपोटोनिक मतलब जिसका कंसंट्रेशन, जिसे मैंने बोला आप लोग किशमिश खाए होंगे, किशमिश खाते हो, खाए हैं कि नहीं, किशमिश खाए हैं भाई। तो उसको अंगूर से ज़्यादा मीठा होता है, वो होता है क्यों, क्योंकि उसमें जो वो सूख जाता है ना, तो पूरा जो सुक्रोज है, ग्लूकोज है, उसका चीनी जो मीठापन है वो एक जगह क्या हो जाता है, स्टोर हो जाता है, जिस कारण वो मीठा हो जाता है। अगर उसी को उसका कंसंट्रेशन अब कैसा हो गया, अब लो हो गया। क्यों, क्योंकि क्यों क्यों कंसंट्रेशन लो हो गया, क्योंकि वहाँ पर वाटर नहीं है। अब उसको मैं अदर सॉल्यूशन जैसे वाटर में डाल दिया तो क्या हो जाता है, वो फूल जाता है। ठीक है, और उसी प्रकार हाइपरटोनिक होता है, ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन हायर देन द अदर सॉल्यूशन। देखो एग्जांपल आप लोग को दिखाऊंगा तो बहुत बेटर समझोगे। आइसोटोनिक में देखो जितना वाटर बाहर जा रहा है उतना वाटर अंदर आ रहा है। ठीक है, तो नॉर्मल रहेगा ये। ठीक, लेकिन हम लोग बात करें अगर हाइपोटोनिक की, हाइपोटोनिक की क्या बात करेंगे, तो ये क्या होता है, जितना वाटर अंदर आ जाता है, जैसे किशमिश की बात करें तो वो क्या हो जाता है, फूल जाता है। ठीक है, किस्मत की बात करें तो फूल जाता है। लेकिन अगर हाइपरटोनिक सोल्यूशन की बात करें तो हमारा जो ग्रेप्स होता है, अंगूर होता है, उसको अगर मैं हायर कंसंट्रेशन वाले नमक के सोल्यूशन में डाल दूँ तो क्या कर जाएगा, श्रिंक हो जाता है। क्या हो जाता है, वो श्रिंक मतलब वो सिकुड़ जाता है, बोले जाए तो क्या हो जाता है, सिकुड़ जाता है। जैसे आप लोग देखोगे अचार डालते हैं, घर में क्या डालते हैं, अचार डालते हैं, तो उसमें सॉल्ट जो नमक होते हैं बहुत ही अधिक मात्रा में डालते हैं। क्यों डालते हैं, क्योंकि वहाँ पर कोई भी बैक्टीरिया पैदा ना हो सके, बैक्टीरिया हो वो मर जाए। क्यों, क्योंकि उसका प्लाज्मोलाइसिस है। प्लाज्मोलाइसिस मतलब जो बैक्टीरिया का जो अंदर जितना भी वाटर है वो क्या हो जाता है, बाहर निकल जाता है। क्यों, क्योंकि सॉल्ट बाहर का कंसंट्रेशन अधिक है। ठीक है, तो वो क्या हो जाता है, अपना जितना वाटर है उसको बाहर रिलीज कर देता है और वो मर जाता है। ठीक है, इसी कारण वहाँ पर इसका भी साइंटिफिक रीज़न है ना भाई, तभी तो हो रहा है। देखो यहाँ पर लिखा गया है प्लाज्मोलाइसिस, प्लाज्मोलाइज हो जाता है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं ऑस्मोसिस इज अ 2 टाइप, एंडोऑस्मोसिस, एक्सोऑस्मोसिस। एंडो मतलब अंदर, एक्सो मतलब बाहर। तो एंडो मतलब जिसमें वाटर के एंट्री हो, एक्सो मतलब जिसमें वाटर बाहर निकलता है। मतलब एक प्रकार से ये हाइपोटोनिक और हाइपरटोनिक ही है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं ये सेल पूरा अपना प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो था वो अपना कंप्लीट होगा। ठीक है, इसमें एक और हम लोग पढ़ते हैं,
इसमें एक और पढ़ते हैं, है ना, अभी उतने बारे में डिटेल में तो नहीं पढ़ेंगे, 11 अच्छे से पढ़ते हैं कि इसमें सिम्पोर्ट एंटीपोर्ट और सिम्पोर्ट एंटीपोर्ट होता है। क्या होता है सिम्पोर्ट? मतलब देखो, जैसे ये मतलब मेम्ब्रेन है जिसमें इधर भी कुछ भी पार्टिकल्स हैं, इधर भी पार्टिकल्स। अब ये यहाँ से यहाँ मूव करे, मतलब एक उधर मतलब ऊपर से नीचे भी आ रहा है और नीचे का ऊपर भी जा रहा है, मतलब अपवर्ड डायरेक्शन में है वो नीचे भी जा रहा है और नीचे में है वो ऊपर भी जा रहा है, मतलब दोनों डायरेक्शन, उसको सिम्पोर्ट बोलते हैं, याद रखेंगे सिम्पोर्ट। एंटीपोर्ट मतलब सॉरी इसमें सिम्पोर्ट मतलब जिसका डायरेक्शन दोनों का सेम हो, एक ही डायरेक्शन में, वाटर मॉलिक्यूल या भी जो भी पार्टिकल्स आ रहे हैं एक ही डायरेक्शन में, उसको सिम्पोर्ट बोलेंगे। एंटीपोर्ट किसको बोल? एंटी मतलब अपोजिट, मतलब अपोजिट, जो अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे उसको बोलते हैं एंटीपोर्ट। इतना अभी डिटेल में जानने की आपको ज़रूरत नहीं है, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। उसके बाद देखते हैं सेल वॉल। अब सेल वॉल क्या होता है? सेल वॉल क्या होता है? ये जस्ट प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होता है अपना, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, उसके चारों तरफ एक और रिजिड कवरिंग पाया जाता है, उसको बोलते हैं सेल वॉल। या भी केवल ना प्लांट सेल में और फंगाई और प्रोकैरियोट्स में पाया जाता है, इसमें किस में नहीं पाया जाता? ये एनिमल सेल में नहीं पाया जाता है, ठीक है। उसके बाद यह है एक्स्ट्रा डिपोजिशन ऑफ लिग्निन, सुबेरिन एंड क्यूटिन में बी प्रेजेंट ड्यूरिंग द सेकेंडरी थिकनिंग। ये मतलब लिग्निन पाया जाता है, सुबेरिन पाया जाता है, मतलब एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन देता है, ये एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन देता है प्लांट सेल को या फंगाई को या फिर प्रोकैरियोट्स को। प्लांट सेल में इसका बेसिकली बनाता है सेल वॉल और सेलुलोज से, याद रखेंगे। फंगाई में इसका बनाता है कैटिन से, और इसका प्रोकैरियोट्स से बनाता है कार्बोहाइड्रेट्स और लिपिड से, इन सभी से बना होता है। और एक और होता है नाग मतलब एन-एसिटाइल ग्लूकोसामाइन से और एन-एसिटाइल म्यूमेरिक एसिड से बना होता है, ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है। अब उसके बाद देखते हैं, समझ आ गया? हाँ, ये एक सीमेंटिंग लेयर इज कॉल्ड मेडल लेमिला। मेडल लेमिला इज प्रेजेंट बिटवीन द वॉल्स ऑफ टू एडजेसेंट सेल। एडजेसेंट सेल मतलब ये सेल है, एक सेल है, दूसरों के बीच वो मतलब कनेक्ट होता है, उसको बोलते हैं मिडल लेमिला, है ना। और अब मिडल लेमिला हो गया। अब दो एडजेसेंट सेल है, उसके बीच जो मतलब जैसे दो पड़ोसी हैं, एक दूसरे के आस पास रह रहे हैं, अब एक दूसरे से क्या करेंगे? बातचीत करना चाहेंगे, तो किसके थ्रू बात करेंगे भाई? कोई मीडिएटर यूज़ करेंगे या फिर डायरेक्ट बात करेंगे। तो इसमें एक मीडिएटर यूज़ होता है, जिसको बोलते हैं प्लाज्मोडेस्माटा, जिसमें इस सेल को इस सेल से अगर बात करना है तो अपना मैसेज भेज सकते हैं, किसके थ्रू? ये प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू, ठीक है। तो कनेक्ट किसके होता है? प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू कनेक्ट होते हैं। तो इसका फंक्शन देखेंगे तो कोई भी मैकेनिकल इंजरी से इसको प्रोटेक्ट कर रहा है ना, जो प्लांट ग्रोथ कर रहा है उसमें को हेल्प करता है, इन सभी में ये हेल्प करता है। तो सेल वॉल का इतना इंपॉर्टेंस हम लोग नहीं है जितना प्लाज्मा मेम्ब्रेन का है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं न्यूक्लियस का। न्यूक्लियस, इसको बुक से देखेंगे सेल वॉल का फंक्शन अच्छा से। न्यूक्लियस द सेल, इसको द सेल ब्रेन, मतलब इसको सेल का ब्रेन माना जाता है भाई, दिमाग है भाई इसके पास। क्यों दिमाग है? क्योंकि इसका बॉडी का कंट्रोल होता है, मैं शुरू में बता दिया, बॉडी का कंट्रोल कौन करता है? ये न्यूक्लियस करता है। जैसे हमारे बॉडी का कंट्रोल हमारा ब्रेन के थ्रू होता है, उसी प्रकार जो प्लांट सेल होता है या एनिमल सेल होता है उसका भी कंट्रोल न्यूक्लियस के पास, क्योंकि इसके पास जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होता है भाई। क्या होता है? जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होता है, डीएनए, आरएनए, प्रोटीन्स इसी के पास पाया जाता है भाई, ठीक है, इसी कारण होता है ये। The dense protoplasmic body that contains heredity information controlling cell activities as well as for the transfer to next generation. It lies to median or central position on the mature plant cell. It's towards periphery. In the prokaryotes, nuclear membrane is absent and it's called nucleoids. मतलब क्या बोल रहा है बच्चों? ध्यान से देंगे, इतना लंबा चौड़ा दिखा रहा है, बस है कुछ नहीं। इसमें देखो, इसमें जो न्यूक्लियस होता है वो हेरिडिटी मतलब जो भी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होता है वन पीढ़ी टू अदर, मतलब वन जनरेशन टू अदर जनरेशन ट्रांसफ़र होता है। जैसे आपके माता पिता कैसे लंबे हैं तो आप भी कैसे होंगे? लंबे होते हैं। इसका मैसेज किसके पास होता है? न्यूक्लियस के पास होता है, न्यूक्लियस के डीएनए के पास होता है, ठीक है। लेकिन अगर हम लोग इसको बात करेंगे प्लांट सेल में, ये कहाँ पर होता है? तो ये जो सेल होता है इसके पेरीफेरी में पाया जाता है ना, बाहर की ओर पाया जाता है, ठीक है। और जो प्रोकैरियोट्स होते हैं इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होता है, इसी कारण इसका जो न्यूक्लियस होता है उसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियोइड्स बोलते हैं। अगर डायग्राम आपको दिखाया जाए तो ये है उसका डायग्राम, जिसमें ये जो न्यूक्लियस स्पेसिफिक ऐसा न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है, इसका ये बिखरा होता है। इस बिखरे हुए को हम लोग क्या बोलते हैं भाई? न्यूक्लियोइड्स बोलते हैं। इसका डीएनए को क्या बोलते हैं हम लोग? न्यूक्लियोइड्स बोलते हैं। समझ आ गया, इसको बोलते हैं न्यूक्लियोइड्स बोलते हैं, ठीक है। अच्छा भाई,
देखो यहाँ पर स्टार लगा है, मतलब याद रखना है भाई। सेल्स लाइक आरबीसी सिव एलिमेंट्स लैक न्यूक्लियस सेल, ठीक है। दो किसमें न्यूक्लियस नहीं पाया जाता, तो अपने पास है सिव एलिमेंट्स एंड आरबीसी, इसमें न्यूक्लियस नहीं पाए जाएंगे, याद रख लेना है भाई, कई बार पूछा जाता है, कई बार पूछा जाता है, ठीक है। Without nucleus cannot survive for the long time. One nucleus is present in the most of the cell, but more than one cell is present. Some organism is called a multi-celled nucleates, ठीक है। जैसे हमारा जो नारियल्स होता है ना, नारियल्स में भी मल्टी न्यूक्लियट्स होता है। नारियल जो अपना होता है ना, वो मल्टी सेल्ड होता है, ठीक है। अगर हम लोग देखें व्हाट इज द न्यूक्लियस मेड ऑफ, है ना, तो न्यूक्लियस किससे मिलकर बना होता है ये देखते हैं। न्यूक्लियर इज द डबल मेम्ब्रेनस ऑर्गेनल्स, क्या होता है, डबल मेम्ब्रेन बॉन्डिंग ऑर्गेनल्स होता है विच सेपरेट्स द न्यूक्लियस फ्रॉम द साइटोप्लाज्म, ठीक है। न्यूक्लियर एनवेलप इज डबल मेम्ब्रेन कवरिंग विच सेपरेट द न्यूक्लियर फ्रॉम द साइटोप्लाज्म। मतलब देखो ये अगर मेरा न्यूक्लियस है, सॉरी ये क्या है, सेल है, तो ये अंदर में क्या है, मेरा न्यूक्लियस है, और इसके चारों तरफ क्या पाया जाएगा, साइटोप्लाज्म पाया जाएगा। तो इसका जो न्यूक्लियस का जो लेयर होगा, उस जो बाहर का जो लेयर है, मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, उसको उस साइटोप्लाज्म में है, उसको के अंदर पाया जाता है, ठीक है। तो सेपरेट द न्यूक्लियस फ्रॉम द साइटोप्लाज्म, ये सेपरेट करता है साइटोप्लाज्म से, ठीक है, समझ आ गया। इट कंटेन्स मैनी न्यूक्लियर पोर्स, मैं डायग्राम दिखाऊंगा समझ आएगा। न्यूक्लियर पोर्स अलाउ एक्सचेंज मटेरियल बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द साइटोप्लाज्म। डायग्राम देखते हैं, देखें डायग्राम, चलो भाई देखते हैं डायग्राम। ये देखो मैं बताया क्या है, ये न्यूक्लियस है, तो डबल मेम्ब्रेन पाया जाता है, न्यूक्लियर एनवेलप जिसको डबल मेम्ब्रेन पाया जाता है। इसमें देखो बहुत से पोर्स पाए जाते हैं। पोर्स मतलब डीएनए एक्सचेंज, मतलब मटेरियल को एक्सचेंज करना होता है ना, जो कि जैसे यहाँ पर न्यूक्लियस है, तो ये पूरा साइटोप्लाज्म है, ये बाहर का साइटोप्लाज्म है, ठीक है। तो मटेरियल का एक्सचेंज करना होता है, तो इस कारण ये पोर पाया जाता है। और इसके अंदर भी एक राउंड लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियोलस। क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियस के अंदर जो लिक्विड पाया जाता है उसको बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। देखते हैं आगे भाई क्या होता है न्यूक्लियोप्लाज्म। इट इज कलरलेस डेंस शेप फाउंड इनसाइड द न्यूक्लियस विच इज क्रोमेटिन एंड न्यूक्लियोलस आर सस्पेंडेड, तो उसको बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोलस और क्रोमेटिन पाया जाता है न्यूक्लियस के अंदर, और उसी के अंदर जो कलरलेस फ्लूइड होता है उसको बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोलस क्या होता है, ए राउंड स्ट्रक्चर फाउंड इनसाइड द न्यूक्लियस, इट रीच द आरएनए एंड प्रोटीन, इट इज द साइड ऑफ राइबोसोम फॉर्मेशन। राइबोसोम फॉर्मेशन का यहाँ साइड होता है। राइबोसोम क्या होता है, प्रोटीन फैक्ट्री होता है, मतलब प्रोटीन मैन्युफैक्चर यही करता है, कौन, राइबोसोम। देखो ये होता है न्यूक्लियस, जो न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है। इसके अंदर जो फ्लूइड पाया जाएगा उसको बोलेंगे न्यूक्लियोप्लाज्म, मैंने बात कर लिया भाई। चलो आगे देखते हैं। और उसके बाद देखते हैं क्रोमोसोम। अब क्रोमोसोम क्या होता है, हर ऑर्गेनिज्म में क्रोमोसोम पाया जाता है। क्रोमोसोम्स के अकॉर्डिंग ही मेल और फीमेल का बोल सकते हैं जेंडर डिटरमाइन क्रोमोसोम्स के आधार पर ही होता है, ठीक है। द थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर विच इज फॉर्म्ड बाय द कंडेंसेशन ऑफ क्रोमेटिन ड्यूरिंग द सेल डिवीजन आर कॉल्ड अ क्रोमोसोम, से रिफर्ड एज द हेरेडिटरी व्हीकल। हेरेडिटरी व्हीकल मतलब जो बोला ना कि माता पिता से जो भी प्रॉपर्टीज है, गुण है, जो बच्चे तक जाता है वो इसी के थ्रू जाता है, क्रोमोसोम्स के थ्रू ही, है ना। तो क्रोमोसोम्स किससे मिलकर बना होता है, याद रखेंगे, क्रोमोसोम्स मेड ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन्स, ठीक है। और ये क्रोमेटिड से मिलकर बना होता है। मैं भी इसका क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर आपको दिखा देंगे। तो क्या होता है, ये एक क्रोमोसोम्स है, एक क्रोमोसोम्स है, एक माता से आया एक पिता से आया, ठीक है, जिसका सिस्टर क्रोमेटिड्स बोलते हैं। एक माता से आया एक पिता से आया, और दोनों अगर मिलेंगे, है ना, तो एक क्रोमोसोम्स का फॉर्मेशन होगा। इसको जो एकक जो है ना, क्रोमोसोम का एकक जो डंडी बोल सकते हो, उसको बोलते हैं क्रोमेटिड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्रोमेटिड। जब क्रोमेटिड मिलता है तो एक क्रोमोसोम्स का निर्माण होता है, फॉर्मेशन। जब दो क्रोमेटिड आपस में जिस पॉइंट से जुड़ते हैं उसको बोलते हैं सेंट्रोमियर बोलते हैं, याद रखेंगे, सेंट्रोमियर। जैसे यहाँ पर दिख रहा है सेंट्रोमियर। इसके एक आर्म है, पी आर्म बोलते हैं इसको, क्यू आर्म बोलते हैं, ये अभी याद रखेंगे भाई, ठीक है, समझ आ गया। अच्छा भाई, क्रोमोसोम नंबर देखो, क्रोमोसोम नंबर वेरी करता है अकॉर्डिंग, अलग अलग होता है ना। मोस्ट ऑर्गेनिज्म दे अकर इन होमोलोगस पेयर। होमोलोगस मतलब एक समान दिखने वाला, ठीक है। जैसे ये एक आता है मदर से आता है, एक आता है किससे आता है, फादर से आता है, तो इसको डिप्लॉयड बनता है। डिप्लॉयड मतलब 2n जैसे ह्यूमन में होता है 46 क्रोमोसोम होते हैं। 46 मतलब 23 फीमेल से आता है, 23 किससे आएंगे, मेल से आएंगे, तो उसका 46। अगर मतलब अगर क्रोमोसोम नंबर हेप्लॉइड है, हेप्लॉइड मतलब n, तो इसको 23 जैसे ह्यूमन में होता है, ठीक है। मतलब
अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेल और फीमेल पार्टिसिपेट करता है तो उसका केवल आधा क्रोमोसोम 23 क्रोमोसोम ही पार्टिसिपेट करता है। 23 मेल का आएगा, 23 फीमेल का आएगा, और दोनों क्या करेंगे, बाइंड होंगे तो 46 क्रोमोसोम वाला एक ऑर्गेनिज्म पैदा होगा। ठीक है, समझ आ गया। रोल ऑफ न्यूक्लियस इन अ सेल। ठीक है, न्यूक्लियस कंटेन अ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन में बताया था, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होता है डीएनए होता है, जो कि क्या करता है, जो मतलब लक्षण होते हैं हमारे, जो कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, उसको एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में पहुंचाते हैं। ठीक है, समझ आ गया। न्यूक्लियस अस ब्रिंग अबाउट द सेल डिफरेंशिएशन बाय विच सेल अटेंड स्पेसिफिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस एसेंशियल फॉर सेल डिवीजन। समझ आ गया भाई, ये भी तो कुछ भी कठिन नहीं है। हाँ, अब बात करेंगे प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स मतलब मैं बताया था कि प्रो मतलब प्रिमिटिव और कैरियोट्स मतलब होता है न्यूक्लियस। यू मतलब होता है मॉडर्न, कैरियोट्स मतलब होता है न्यूक्लियस। तो मतलब प्रिमिटिव न्यूक्लियस वाले जो ऑर्गेनिज्म है और जो मॉडर्न न्यूक्लियस वाले जो ऑर्गेनिज्म है, दोनों में डिफरेंस क्या है। तो प्रिमिटिव वाला में जो ऑर्गेनिज्म के जो न्यूक्लियस था उसमें मेम्ब्रेन नहीं पाया जाता था, जैसे मैं आपको एक बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर दिखाया था। ठीक है, तो प्रोकैरियोट्स का था सिंगुलर आर मेड अप ऑर्गेनिज्म दैट लैक द सेल न्यूक्लियस, लैक अ सेल न्यूक्लियस और द एनी अंदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनस। ये सभी का मतलब जिसके अंदर भी ऑर्गेनस पाया जाता है, इसके अंदर प्रोकैरियोट्स के अंदर वो क्या होते हैं, मेम्ब्रेन बाउंडेड नहीं होते हैं। ठीक है, जैसे बैक्टीरिया होता है। ठीक है, डायग्राम आपको दिखाया जाएगा, जैसे ये बैक्टीरिया होते हैं। बैक्टीरिया जिसमें न्यूक्लियाइड, देखो इसमें कोई भी न्यूक्लियस के बाउंडेड नहीं है, कोई भी बाउंड्री इसका नहीं है, मतलब मेम्ब्रेन नहीं पाया जाता है, इसका बिखरा हुआ नहीं होता। इसके अंदर जो भी जैसे देखेंगे, अगर इसमें अगर कॉमन दिखेंगे प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स में, तो और राइबोसोम ही केवल कॉमन होता है, जो दोनों में पाया जाता है भाई। ठीक है, समझ आ गया। अब देखते हैं प्रोकैरियोट्स की पहली बात कर रहे हैं ना। प्रोकैरियोट डू नॉट हैव अ न्यूक्लियस दैट, देखो इसके अंदर न्यूक्लियस क्या बोला, न्यूक्लियस दैट हाउस इट्स जेनेटिक मटेरियल। प्रोकैरियोट डू नॉट हैव अ न्यूक्लियस दैट हाउस इट्स जेनेटिक मटेरियल। प्रोकैरियोट सेल कंसिस्ट ऑफ लार्ज डीएनए, देखो इसके अंदर न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है ना भाई, क्यों, क्योंकि उसका मटेरियल पूरा जेनेटिक मटेरियल पूरा बिखरा हुआ था, इसका न्यूक्लियस नहीं पाया जाता, मेम्ब्रेन बाउंडेड भी नहीं होता। लार्ज डीएनए मॉलिक्यूल कंपैक्टेड इन एरिया ऑफ साइटोप्लाज्म कॉल्ड न्यूक्लियोइड्स होता है, उसकी जगह न्यूक्लियाइड पाया जाता है, बताया था मैं आप लोग को, दिखाया था डायग्राम। द न्यूक्लियाइड रीजन इज प्रोटेक्टेड इनकेड बाय द सेल वॉल और द सेल मेम्ब्रेन। ये किसके द्वारा प्रोटेक्टेड होता है, ये सेल वॉल के द्वारा प्रोटेक्टेड होता है। ठीक है, समझ आ गया। डायग्राम में आप लोग को दिखा चुका हूँ। ठीक है, अब उसके बाद बात कर रहे थे अगर यूकैरियोट्स का, अगर यूकैरियोट्स का बात करेंगे तो यूकैरियोट्स विच हैव अ सेल न्यूक्लियस, न्यूक्लियस पाया जाता है, इसका मेम्ब्रेन बाउंडेड होता है, और इस सेल के अंदर क्या पाया जाता है, न्यूक्लियस पाया जाता है, इसके बाउंड्री होता है, इसके जो अंदर जो भी ऑर्गेनल्स होते हैं उसमें भी क्या पाया जाता है, मेम्ब्रेन पाया जाता है। तो याद रखेंगे यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स में आपको मेन डिफरेंस याद रखना है। ठीक है, तो अभी के लिए हम लोग इतना ही देखते हैं, क्योंकि क्लास और लंबा हो जाएगा। तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे जो ऑर्गेनल्स है, सेल ऑर्गेनल्स है, एंडोप्लाज्म रेटिकुलम, गॉल्गी बॉडी है ना, लाइसोसोम, इन सभी के बारे में नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। यहाँ तक अगर कोई भी आपको अगर डाउट होता है तो बेझिझक कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आज तुरंत ही आप लोग को जवाब दे दूंगा। कुछ भी डाउट हो तो पूछ सकते हो, अभी कुछ दिनों में आपको बोर्ड सुविधा मिल जाएगा। और कमेंट जरूर करें कैसा लगा, है ना, और आप कहाँ से हो वो भी आप कमेंट में लिख सकते हो। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।